हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी बच्चों का। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और आपका फेवरेट टॉपिक भी है, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिकल डांस। यानी क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, है ना। ऐसा कोई नृत्य नहीं है जैसे कि आप शादियों में जाते हो, है ना, पता चला नागिन डांस हो रहा है डीजे पे, है ना। ये वाला डांस नहीं है। बेसिकली ये क्लासिकल डांस है जो उनके नियमों और स्पेशल वेशभूषा को धारण करते हुए ये डांस कंडक्ट किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से क्लासिकल डांस है, किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासिकल डांस में सबसे पहली बात हम लोग बात करें कि ये नृत्य जो है यानी जो डांस है दो प्रकार का होता है जनरली, है ना। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसमें पहला क्या है? शास्त्रीय नृत्य, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा है लोक नृत्य, फोक डांस। जैसे कि आपने देखा होगा ना, भांगड़ा, ओ बल्ले बल्ले ओ शावा शावा, है ना, ये क्या है? लोक नृत्य है। जैसे नागिन डांस यूपी और बिहार में काफी प्रसिद्ध है, बिहार से ज्यादा यूपी में बहुत प्रसिद्ध है। तो नागिन डांस अपने यहाँ है, यानी ये लोक नृत्य है। किसी विशेष यानी भारत के किसी विशेष एक क्षेत्र में होने वाला डांस, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नियम नहीं है। किसी भी वेशभूषा में आप डांस कर सकते हो, है ना। यानी शावा शावा करना है, भांगड़ा करना है, तो कोई स्पेशल, कोई लहंगा पहन के भी डांस कर रहा है, भांगड़ा कर रहा है, कोई अपना अ, कोट पैंट पहन कर रहा है, यानी कोई स्पेसिफिक इसका कोई ड्रेस कोड नहीं है कि भाई आप वही पहन करके वो डांस कर सकते हो, नहीं। यानी कि फोक डांस बेसिकली हमें नॉर्मल ओकेजन में, यानी वो कोई फेस्टिवल हो, कोई वेडिंग हो, है ना, जहां पर हम अ, अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर पाए, है ना। खुशी को एक्सप्रेस करने के कई सारे माध्यम होते हैं, उसमें से एक है हमारा डांस। जो डांस करके एक हमारा ये वर्कआउट भी होता है कि डांस करके आप जितनी भी आप टेंशन में रहो, है ना, कितनी भी आप टेंशन में रहो, अगर आपने 15-20 मिनट डांस कर लिया तो आपका मन बड़ा अच्छा हो जाता है। तो डांस हमारे लाइफ के लिए भी जरूरी होते हैं। और बेसिकली ये मेडिटेशन का भी काम करते हैं। अगर आप कभी, जैसे मैंने बताया ना, कभी आप परेशान हो तो कभी ये ट्रिक अपना कर देखना। 10-15 मिनट का मतलब करने का मन तो नहीं करेगा क्योंकि उस समय आपका मन बहुत खराब रहेगा। लेकिन अगर आप कर लेते हो तो बड़ी शांति मिलती, बड़ा मजा आता है। ठीक है। तो ये दो डांस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर ज्यादा लेंदी हो गया वीडियो तो हम केवल एक ही नृत्य करेंगे, मतलब एक ही टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर हमारे पास वक्त ज्यादा मिला तो हम लोग दूसरा भी टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य, अब हम लोग बात करेंगे भाई शास्त्रीय नृत्य क्या है, इसके बारे में। करेक्ट। अब देखो बच्चा, शास्त्रीय नृत्य जैसे मैंने बताया ना, बिल्कुल इसकी वेशभूषा होनी चाहिए, नियम होने चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो भाई, सोते वक्त भी पढ़ लिया, है ना। और खाना खाते वक्त भी, अभी एग्जाम टाइम आने दीजिए, खाना खा रहे हैं, पेज इधर पलटा जा रहा है ना, लगता है भाई साल भर की पढ़ाई आज ही हो जानी चाहिए। आपने देखा होगा एग्जाम हॉल में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उसके बाहर आप देखे हो कोई पापा के साथ, कोई भैया के साथ, कोई दीदी के साथ पीछे बाइक पे बैठा होगा या स्कूटी पे बैठा होगा या कार पे बैठा होगा, और पीछे वो पेज पलट रहा होता है। लगता है साल भर तो टाइम मिला ही नहीं, जो समय मिला हुआ है वो वक्त है एग्जाम के पहले वाला समय। और एग्जाम के पहले जो आप वहां पर बैठ कर पढ़ते हो ना, वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रहता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। जो आपने पहले पढ़ रखा है, जो आपने पहले जितना भी तैयारी कर ली, वो ब्लर हो जाती है। बस वही सब मेन पॉइंट आपको याद में आते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज भी है। तो कभी मत पढ़ा करो सुबह, कि पता चला सुबह 10 बजे से एग्जाम है, सुबह 6 बजे उठ के आप पढ़ रहे हो। कभी मत किया करो। आराम से रिलैक्स होके सो जाओ। हालांकि नींद नहीं आती, वो अलग बात है, बट रिलैक्स होके सो जाओ। चिंतन मनन करते रहो कि हे प्रभु, पेपर बढ़िया हो, मेरे अकॉर्डिंग पेपर आ जाए, मेरा दिन अच्छा हो, है ना। ये सारे मंथन करते रहो। लेकिन कभी भी सुबह उठ के एग्जाम हॉल में जाकर पढ़ना मत, है ना, ये बिल्कुल कभी भी मत करना। तो हम लोग बात कर रहे हैं शास्त्रीय नृत्य का। तो सबसे पहला पॉइंट शास्त्रीय नृत्य में याद रखिएगा कि वह नृत्य जिसमें देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के चरित्रों का वर्णन किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। यानी कि ऐसा नहीं है, एक जैसे मैंने फोक डांस के बारे में बताया, नागिन डांस हो रहा है, यानी कि ये शास्त्रीय नृत्य जैसे कि राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाना, है ना, भगवान राम, है ना, उनकी क्रियाओं को दर्शाना, यानी अलग अलग जो शास्त्रीय नृत्य है,
अलग अलग भगवान के उनकी क्रियाओं को, उनकी लीलाओं को दर्शाते हैं। तो स्पेसिफिक एक कहानी है, कहानी जो डांस के माध्यम से जा रहा है, फेस एक्सप्रेशन के माध्यम से वो डांस कंडक्ट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य क्या है? देवी देवताओं और धार्मिक शास्त्रों के चरित्रों का वर्णन करना, जो हमारे धर्म में दिए गए हैं, हमारे जो धार्मिक हमारे साहित्य है, उसमें जो वर्णित हमारे कैरेक्टर है, उनको ये प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है? हमारे क्लासिकल डांस है, ये हमारे क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट बेटा? शास्त्रीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की कृति है, नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि की कृति है। अगर आपसे पूछा जाए भाई तो सबसे पहली बार क्लासिकल डांस का वर्णन कब किया गया था, तो आप कहोगे बहुत इजी भाई, ये तो अनु मैम ने पढ़ा दिया, तो बहुत पहले ही हम लोगों को, हम लोग विद्याकुल के स्टूडेंट हैं, हम लोगों से पंगा मत लिया करो, सब कुछ आता है हम लोगों को, क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो याद रखिएगा कि किसने सबसे पहले वर्णित किया था, तो भरत मुनि की बुक थी, क्या नाम था? नाट्य शास्त्र। क्या नाम था? नाट्य शास्त्र था, ये याद रखिएगा। करेक्ट बेटा? अगर हम लोग बात करते भाई कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, यानी कितने क्लासिकल डांस है, तो ये जो क्लासिकल डांस है इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है? तो कला एवं संस्कृति, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो याद रखना, द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत सात, इसके 8 शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। छऊ नृत्य को अर्थशास्त्र शास्त्रीय नृत्य में माना गया है, यानी कि सेमी क्लासिकल डांस है। तो छऊ की बात नहीं करेंगे। अगर इन केस क्वेश्चन आ जाता है भाई छऊ क्या है, तो याद रखना है ये सेमी क्लासिकल डांस है, इसको क्लासिकल डांस के अंतर्गत मेंशन मत करिएगा, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है कि भाई छऊ भी है, नहीं, छऊ क्या है? सेमी क्लासिकल है, मतलब पूरी तरह से नहीं है। कुछ ऐसे समझ लो कि आप लोगों ने एनडीए का एग्जाम दिया, पीटी हो गया, यानी प्री आपका निकल गया, रिटर्न आपका निकल गया, और आप इंटरव्यू में नहीं जा पाए, मतलब आप नहीं, कोई और जो विद्याकुल से नहीं जुड़ा हुआ है वो नहीं जा पाया, क्योंकि आपको तो जाना ही है भाई, वो नहीं जा पाया, यानी वो क्या है? सेमी सिलेक्टेड है। मतलब वो खुश तो हो सकता है भाई कि मैंने रिटर्न निकाला है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में नहीं पहुंचा है। वैसे ही इसको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है छऊ को। क्यों? क्योंकि ये फाइनल क्लासिकल डांस नहीं बना है। क्या बना है? ये सेमी क्लासिकल डांस बना है। करेक्ट बेटा? तो ये याद रहेगा, यस या नो? पहला जो क्लासिकल डांस है वो है भरतनाट्यम। दिखा देते हैं आप लोगों को भरतनाट्यम, ये देखा, वेल ड्रेस है ये भरतनाट्यम। और इनका फेस एक्सप्रेशन, यानी कि जित अगर आपको आ, मतलब अपनी हैप्पीनेस दिखाना है, या कोई ऐसा कथा चल रहा है, मतलब कथा का वर्णन है कि मतलब उसमें रोने की बात आ रही, तो वैसे ही फेस एक्सप्रेशन है, तो इससे आप समझ सकते हो भाई ये कौन सा भाव चल रहा है ना? ये रौद्र भाव चल रहा है ना? रोने वाला चल रहा है कि हंसने वाला चल रहा है, आप पता कर सकते हो। तो ये है भरतनाट्यम। कौन सा बच्चा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में बात करें तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है, जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा को जानते हो? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान ब्रह्मा ने भारत के आग्रह पर, तो भगवान ब्रह्मा थे और भरत ने आग्रह किया, वही भरत है ना? भरत के आग्रह पर इसकी शुरुआत की थी, और यह तमिलनाडु के मंदिरों का सबसे पुराना, सबसे प्रसिद्ध नृत्य भी है। तो बेसिकली कहाँ का है ये? तमिलनाडु के मंदिरों में ये प्रस्तुत किया जाता था। सबसे प्रसिद्ध, सबसे पुराना है, याद रहेगा, भरतनाट्यम। टारा है यानी तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। बोलो मेरे साथ, ऐसे नहीं बोलना है। जय माता दी बोलो, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, यानी कि टारा है तमिलनाडु। करेक्ट? याद रहेगा। तो ये याद रखना भरतनाट्यम के बारे में कि तमिलनाडु के मंदिरों का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध है। यह एक हार लसंगा से विकसित हुआ है। अब कहां से विकसित हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ था, ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक? अगर हम लोग बात करें, ये इमेज देख रहे हो, यही है भरतनाट्यम का मतलब पोशाक वगैरह, देख लो बिल्कुल। थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुत के चरणों में से एक है। थिलाना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है थिलाना किसका है, तो याद रखना भरतनाट्यम का ये पार्ट है बेसिकली, थिलाना। ठीक है? तो थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुत के चरणों में से एक है, जो आमतौर पर नृत्य कार्यक्रम के
अंत में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि नृत्य कार्यक्रम हो गया, उसके बाद में ये जो थिलाना है उसको प्रस्तुत किया जाता है। करेक्ट, याद रहेगा। डन। आगे हम लोग बात करें कि कुछ कलाकार है भाई, कुछ कलाकार हैं जिनको जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। ये वाला पार्ट बिल्कुल कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब इनको पद्म भूषण मिला था, तो मैंने एक स्लाइड में आपको दे दिया है। ये यामिनी कृष्णमूर्ति है जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से भी है, जो कि शास्त्रीय नृत्य भी है और भरतनाट्यम से भी जुड़ा हुआ है। तो कई सारे आपको ऐसे डांसर मिलेंगे जो दोनों एक या दो से संबंधित होंगे। राइट बच्चा। सोनल मानसिंह, ये कहाँ के हैं? ये है महाराष्ट्र के हैं। राइट। रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये भी इसी से संबंधित है। इनका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। लीला सैमसन, ये भी तमिलनाडु की है। मृणालिनी साराभाई, ये भी कहाँ की बच्चा? गुजरात की है। पद्म सुब्रमण्यम, ये कहाँ की है? ये है तमिलनाडु की। तो ये कुछ प्रमुख डांसर हैं जो आपको भरतनाट्यम में याद रखना है। अगर आपने ये कुछ पॉइंट्स याद रखा तो भरतनाट्यम यानी शास्त्रीय क्लासिकल डांस से आने वाले कोई भी क्वेश्चन गलती से भी आ गया आपके एग्जाम में, मतलब गलती से भी आ गया कि चलो भाई इन एनडीए वाले बच्चों को जो विद्याकुल में पढ़ते हैं इनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो पूछने लायक बचेंगे ही नहीं, कहेंगे क्या बच्चों ने आंसर किया भाई, अविश्वसनीय, इतने बढ़िया तरीके से आंसर किया। वो लोग भी सोचेंगे भाई मैं तो फंसाने का बहुत ट्राई कर रहा था, मैंने बहुत शब्दों का हेर फेर किया, फिर भी मैं विद्याकुल के बच्चों को नहीं फंसा पाया। मतलब ऐसे आप लोग रिस्पॉन्स करोगे और जितना पॉइंट मैंने बता दिया है इतना याद रख लेना। ठीक है, तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति है, याद रखना। सोनन माल सिंह, रुक्मणी देवी और लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम। अब आ जाते हैं दूसरा डांस, दूसरा क्लासिकल डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी नाम से पता है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, है ना। तो ऐसे कुची कुची मिनी लेक्स ऐसे आता था ना पहले ऐड, तो कुची कुची किससे है? तो याद रखना ये किससे संबंधित है? ये है आंध्र प्रदेश से संबंधित ऐसा डांस है, यानी कि ऐसा ये वेशभूषा है, डांस करने के समय ये पहना जाता है। ऐसे नहीं है कि भाई और आप जीन्स और टॉप पहन के चले गए या पैंट शर्ट पहन के चले गए, चलो भाई आज मूड बना है मेरा, आज हम लोग कुचिपुड़ी करेंगे, है ना, मार मार के भगा देंगे स्टेज से वहां पे कि चलो भाई आज मैंने अपना कुर्ता पैजामा डाला हुआ है, चलो आज हम लोग डांस करते हैं भरतनाट्यम, है ना। लड़कियां सोचे कि भाई मैंने तो आज जीन्स टॉप पहना है ना, बढ़िया स्टाइलिश टॉप है मेरा, चलो मन खुश है, चलो कर लेते हैं डांस, है ना। तो ये याद रखना, मार मार के भगा देंगे वहां से जो बेइज्जती होगी वो अलग, ठीक है। तो याद रखना प्रॉपर ड्रेस होता है, जो मैंने ड्रेस बताया है याद रखना कुछ ऐसे ही मेल खाता हुआ, कलर इधर उधर हो सकता है और कुछ में तो कलर भी डिसाइडेड रहता है कि फेस पे कौन कौन सा कलर अभी आगे आप लोगों को दिखेगा। तो ये जो कुचिपुड़ी है ये भगवान विष्णु और कृष्ण, कौन से है? ये भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। याद रखिएगा जो नृत्य है कुचिपुड़ी ये भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित है और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, स्वांग और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो भाषण, स्वांग और शुद्ध नृत्य को ये जोड़ता है, याद रखिएगा। ये गैर कथानक और सार नृत्य रूप कुचिपुड़ी नृत्य रूप में नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी क्या है? ये गैर कथानक है, सार नृत्य है। गैर कथानक मतलब इसकी कोई स्टोरी नहीं है बेसिकली, है ना, गैर कथानक। करेक्ट बेटा। तो ये याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं ये सितेंद्र योगी, ये 17वीं सदी के थे, कलाकार थे। सिद्धेंद्र योगी 17वीं सदी के थे, 17th सेंचुरी के थे, ये कलाकार थे और इन्होंने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटिका, क्या नाम है इसका बेटा? तो भामा कलापम। क्या नाम बेटा? भामा कलापम की रचना की थी। तो ये सिद्धेंद्र योगी जी ने 17th सेंचुरी में, है ना, तब उन्होंने रचना कर दी थी। शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कुचिपुड़ी जो डांस है वो आंध्र प्रदेश का है, बट इसके साथ जो म्यूजिक अलाइन किया जाता है वो किया जाता है कर्नाटका का।
ठीक है? तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए कुचिपुड़ी डांस के साथ कौन-सा म्यूज़िक बजाया जाता है, उसमें आ गया कर्नाटका और आप बहुत हवा में उड़ रहे हो कि नहीं भाई कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का होगा। तो ये गलती मत करना, कहाँ का है? कर्नाटक का है ना? तो बिल्कुल दिल पे पत्थर रखकर कर्नाटका को लगा देना, है ना? थोड़ा मोह मत पालना कि नहीं भाई अरे ये तो आंध्र प्रदेश का है, हम तो आंध्र प्रदेश का ही लगाएँगे। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे डांसर्स, क्लासिकल डांसर्स जो इस कुचिपुड़ी से संबंधित, जैसे मैंने बताया था ना कि ये एक नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। तो इनका नाम यहाँ पर भी मिलेगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि नहीं मैम आपने तो वहाँ पढ़ाया था, फिर मैम आप फिर यहाँ पे पढ़ा रहे हो। तो दोनों बात याद रखिएगा, दोनों में ही ये मैम मिलेंगे, डांसर मिलेंगे, आपको दिखेंगे। कौन नाम क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से संबंधित है। इन्हें तिरुमाला, तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इनके बारे में। अपोलो सतीशन, इनको ये राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। ये सारे कुचिपुड़ी के हैं। राधा रेड्डी है प्रसिद्ध, ये कथक नर्तकी है, ये नर्तकी भी है। राजा रेड्डी है ना? ये कथक गुरु और कलाकार है। स्वप्न सुंदरी, है ना? ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकी है, ये दोनों की है। मैंने बोला नहीं था कुछ ऐसे डांसर्स होंगे जो दोनों ही मतलब एक से अधिक क्लासिकल डांस का परफॉर्मेंस देते हैं। राइट बेटा? सिद्धेंद्र योगी ये भी इसी से संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, है ना? ये सारे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग उड़ीसी। उड़ीसी दिखा देते हैं आप लोगों को वेशभूषा। ये उड़ीसी है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में खूब अच्छा डांस किया जाता है। अगर आप लोगों को एंजॉय करना है कोणार्क के सूर्य मंदिर में कि भाई हमको डांस देखना है और हमको उड़ीसी ही देखना है, तो आप जा सकते हो उड़ीसा। उड़ीसा में रथ यात्रा भी निकलती है। तो यह उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में प्रदर्शित किया जाता है और यह माइकल जैक्सन के 1991 के हिट सिंगल ब्लैक या व्हाइट के संगीत वीडियो में मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य भी है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? तो आप माइकल जैक्सन को जानते हो भाई, है ना? तो उनकी वीडियो में, उनके एक सिंगल ब्लैक एक वीडियो में इस डांस को दिखाया गया था। कौन सा डांस है? उड़ीसी डांस है। राइट बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये देखो बहुत बढ़िया लग रही है। अब देख लेते हैं संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं, है ना? तो याद रखो, गुरु केलुचरण महापात्र है, माधवी मुद्गल है, संजुका पाणिग्रही है, कुमकुम मोहती है ना? इनको पुरस्कार दिया गया है 2005 में पद्मश्री का। लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा है, सुजाता मोहपात्रा है, यानी ये दोनों बहनें हैं। शर्मिला विश्वास है और इन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1998 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए उदय शंकर पुरस्कार जीता। देखो ये सारे पुरस्कार है ना, ये क्लासिकल डांस में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आप लोगों ने शायद ना सुना हो, तो आप लोगों को लगता होगा अरे ये कौन सा पुरस्कार है, बट जो इसकी इंपॉर्टेंस जानता है उसको पता भाई कितना इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो इनको दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग कथकली, है ना? कथकली, कथकली में दिखाते हैं कैसे फेस को कलर किया जाता है। कथकली या केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कहाँ का है बच्चा? ये है केरल का। कहाँ का है बेटा? केरल का है। इसमें रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों का वर्णन किया गया है। तो इसमें रामायण है और महाभारत है। ठीक है? तो इसमें क्या है? इसमें है रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। इस नृत्य में 24 हस्त मुद्राएं हैं। हस्त मुद्राएं मतलब कि मतलब ये एक मुद्रा हो गई, मतलब ऐसे ऐसे ये एक मुद्रा हो गई, ये एक मुद्रा हो गई, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे डांस नहीं करते ये ऐसे ऐसे, ये वाला वही है, मुद्राएं हैं। तो 24th हस्त मुद्राएं प्रयोग में ली जाती है जिसमें विभिन्न पात्रों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो कलर मतलब पात्रों को एक्सप्रेस करने के लिए उसमें विभिन्न कलर्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर्स के अपनी एक अलग महत्व है, इंपॉर्टेंस है। ये देखो फेस पे देखो 3-4 कलर है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, यानी इनका एक अलग मतलब है ना? इसके बारे में आगे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ये क्या है बच्चा? तो याद रखिएगा, ये कथकली मतलब ऐसे तैयार होते हैं।
ललित कला के 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है जो इस प्रकार से है, मतलब साहित्य है, इसमें संगीत है, चित्रकारी है, अभिनय है, नृत्य। यानी जब आपने एक नृत्य देख लिया गलती से गए हो कथकली, आपने सोचा कि भाई मैं तो कथकली देखूंगा या देखूंगी, तो आपको 5 उसमें आपको अनुभूतियाँ मिलेंगी। आप पूछो कौन-कौन सी अनुभूतियाँ मैम? वो है साहित्य, आपको इसमें साहित्य मिलेगा, आपको इसमें म्यूज़िक मिलेगा, संगीत मिलेगा, आपको इसमें पेंटिंग मिलेगी, आपको इसमें एक्टिंग मिलेगा, आपको इसमें डांस मिलेगा। यानी 5 अगर आप देखो तो ये क्या है? ये है पेंटिंग, फेस एक्सप्रेशन, है ना? मतलब ये एक्सप्रेस करते गुस्सा है तो मतलब ऐसे गुस्सा, हुँ, अगर हँसेंगे तो ऐसे और गुस्सा है तो ऐसे कैसे, मतलब अपने जो थॉट्स होते हैं, अपना जो कथा है उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और गुस्सा होंगे तो ऐसे ऐसे है ना? तो ये 5 प्रकार का है, ये याद रखिएगा। अब देख लेते हैं संबंधित कलाकार। वाल्थोल नारायण मेनन है, कृष्णन कुट्टी है, उदय शंकर है, चमन चेरी, कुन्नी रामन नायर है ना? ये कथकली से जुड़े हुए हैं और उन्हें 2017 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोचो कितने बढ़िया हैं जिनको पद्म श्री पुरस्कार दिया जा रहा है, राइट? मृणालिनी सारा भाई है, आनंद शिवरामन कोट्टम शिवरामन है, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कथक। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध एक क्लासिकल डांस है। कौन सा बच्चा? वो है कथक। तो कथक उत्तर प्रदेश का ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के माध्यम से भगवान कृष्ण की कहानियों को बताया जाता है, जिसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा से प्रभावित है। यदि जो इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो मुगल परंपरा से संबंधित है। मुगल काल जानते हो अपना, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो मुगल वंश की स्थापना हुई, फिर फाइनली जाकर जब ब्रिटिश का 200 साल मतलब जब आते हैं उसके बाद इनका मुगल वंश खत्म होता है, तो काफी लंबे समय तक ये भारत पर कब्जा करते हैं, भारत पर शासन करते हैं। तो ये मुगल स्वरूप परंपरा से प्रभावित है, याद रखिएगा कथक। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कथक नृत्य का उत्थान हुआ। मतलब उत्थान क्या इसका मतलब, अपने हाई लेवल पर पहुंचा, और इसी वजह से इस काल को इस नृत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। पहले था तो, बट इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था इस डांस में। जब ये अवध के नवाब आते हैं, इसका मतलब समझ रहे हो, इनको डांस का बहुत शौक रहा होगा। तो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, बैठे रहते होंगे शाम को, उस समय फोन वगैरह तो होता नहीं रहा होगा, तो पूछते होंगे क्या कार्यक्रम, अरे वही लड़ाई दंगा, आज इसको मारा कल उसको मारा, चलो कुछ महफिल सजाते हैं। तो किसी ने कहा होगा उसके जो भी बैठे रहते हैं मंत्री, महाराज नहीं शहंशाह, जनाब, जो भी कह लो एक्स वाई जेड, आप ये डांस बढ़िया है, इसको देखा जाए, है ना? आप भी मतलब मनमुग्ध होंगे और जनता भी होगी, क्योंकि ये क्लासिकल डांस है, एक नियम कानून के अंतर्गत होता है, ठीक है ना? यानी कि ये नियम कानून के अंतर्गत होता है, प्रॉपर इसके नियम कानून बनाए गए हैं, वेशभूषा तय कर दी गई कि यही पहनकर आप कर सकते हो, है ना? हर चीज का एक प्रॉपर ढंग से किया जाता है। तो ये उस समय बहुत अपने अच्छे लेवल पर पहुंच गया था, इस वजह से इस नृत्य को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है? ये याद रखो कथक है ना? कलाकार कौन-कौन से हैं? बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज है, सितारा देवी है, सोमना नारायण है, सुखदेव महाराज है, अदिति मंगल दास हैं। ये सारे क्या हैं? इससे संबंधित कलाकार हैं। नंदिनी सिंह है, सरस्वती सेन है, प्रेरणा श्रीमाली है, कुमुदिनी लखैया है, रोशन कुमारी है, राजश्री सिरके है। ये सारे क्या है? इससे संबंधित है। रानी कर्ण नायक है, पद्मश्री मिला था 2014 में, कमालिनी अस्थाना पद्मश्री 2022 में, लालनी अस्थाना पद्मश्री 2022 में। अब आ जाते हैं हम लोग मणिपुरी, या मणिपुर का सिंपल सा बात है भाई, इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, दिमाग की जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मणिपुरी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये मणिपुर का ये डांस है। तो ये मणिपुरी, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे जागोई और चोलोम नृत्य भी कहा जाता है। तो जागोई और चोलोम नृत्य भी कहा जाता है, या अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है, राइट? इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से आंखें नहीं मिलाते। तो स्पेशल इसकी बात क्या है? इसमें कभी भी जो कलाकार होते हैं, जो स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, कभी भी जो भी दर्शक आए हुए होते हैं उनसे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, इसकी खास बात है,
राइट। आपको दिखाते हैं मणिपुरी डांस, ये है मणिपुरी डांस। मतलब ये अपने आप में ही देखिए कैसे पर्दा कर लिया और आंखें खुली भी हैं तो आई कांटेक्ट नहीं होगा जो सामने बैठा रहेगा, राइट। तो ये क्या है, आई कांटेक्ट नहीं करते, जो सामने देख रहा होता है ये अपने ही धुन में, है ना, जो भी डांस को करना होता है कि भाई ये डांस किया है ना, ताता थैया, ये वाला डांस सब अपने में हो रहा होता है, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं होता है, करेक्ट। ये याद रखिएगा। संबंधित कलाकार कौन-कौन से हैं? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी हैं, गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह है, जो कि पद्मश्री मिला था 1983 में। गुरु अमली सिंह है, अखम लक्ष्मी देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, नयना झवेरी है, सुवर्णा झवेरी है, रंजना झवेरी है, सोनारिक सिंह है, बिंबवती देवी है। ये सारे क्या है, इसके संबंधित कलाकार हैं। मोहिनीअट्टम देख लेते हैं। कौन सा बच्चा? मोहिनीअट्टम। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? केरल का। करेक्ट। कोई दिक्कत? ये कहाँ का है बच्चा? केरल का है। और किस भगवान को समर्पित है? ये है भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु को समर्पित है ये। व्यवहार माला प्राचीन ग्रंथ में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। इडक्का मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है, यानी कि जो परफॉर्मेंस की जाती है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, मेन इंस्ट्रूमेंट है। इसका नाम क्या है? इडक्का, राइट। ये है, ये क्या है? मोहिनीअट्टम। समझ गए बच्चा? संबंधित कलाकार सुनंदा नायर है, कला मंडलम है, क्षेम वात्य है, माधुरी अब्बा है, जया प्रभा मेनन है, गोपिका वर्मा है, डॉक्टर कनक रेले है, राधा दत्ता है, स्मिता राजन है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? संबंधित कलाकार है, जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना, जो एग्जाम में पूछा जाता है। राइट बेटा? ठीक है बेटा, तो ये याद रखिए कि सारे स्मिता राजन, राधा दत्ता, डॉक्टर कनके रेले सारे। अब आ जाते हैं सत्तारिया। सत्तारिया इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव ने की थी। कहां पर, कब? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी कब होता है? यानी 1400 से 1499 के बीच का समय। 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव ने की थी, जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुई थी, और यह बिहू लोक नृत्य से प्रभावित है। बिहू लोक नृत्य ये फोक डांस है बेसिकली, जो असम में होता है, 3 बार होता है अलग अलग सीजन में। तो ये कहाँ का बेटा? ये है हमारा असम का। ये डांस है, याद रखो, सत्तारिया। इसके संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? श्रीमंत शंकरदेव हैं, शारदी शौकिया है, प्रभास शर्मा है, सरौडी शौकिया है ना। ये सारे क्या है, इसके इसके क्या है बच्चा? सारे इसके कलाकार हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 8 शास्त्रीय नृत्य हम लोगों ने कवर कर लिया है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 8 जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है। यानी बेसिकली ये वन शॉर्ट वीडियो, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से, बहुत कंफर्टेबली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि फोक डांस बहुत सारे हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगी, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप ना इधर के रह जाओगे ना आप उधर के रह जाओगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप किसी एक के हो जाओ, या तो क्लासिकल डांस के हो जाओ या तो फोक डांस के हो जाओ। तो मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ क्लासिकल डांस के अंतर्गत, और आपकी जिम्मेदारी है कि ये पढ़ा दिया गया है, तो आप भूल कर भी इन 8 क्लासिकल डांस को आप नहीं भूलोगे। और एक होमवर्क है आप लोगों को, 11 शास्त्रीय भाषा हो चुकी है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस हो चुके हैं 11। अब आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो 11 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, और मैं सभी का कमेंट चेक करूंगी, उन सभी बच्चों को कमेंट का आंसर भी करूंगी जो बच्चे सही आंसर करेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है तो हाय रब्बा मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप जाइए चैट जीपीटी से या और गूगल से, कहीं से भी आप सर्च कर लीजिए कि 11 क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से हैं। जाइए और उसको पढ़िए और उसके बारे में एक एक टाइप करिए, कॉपी पेस्ट मत करना। टाइप करोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी हाल ही में उसमें बहुत सारे क्लासिकल लैंग्वेजेस जोड़े गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो सभी का आंसर आना चाहिए। मुझे आशा और उम्मीद है कि जो बच्चे देख रहे हैं वो सभी बच्चे कमेंट करेंगे। राइट बेटा? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में इसी से रिलेटेड हम लोग करने वाले हैं
एमसीक्यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होपफुली सेशन आपको आप लोगों ने एंजॉय किया है। एंजॉय किया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करो भाई। इतनी आलस करना अच्छी बात नहीं है। जाइए, थोड़ा हाथ का प्रयोग करिए, है ना, उंगलियों का भी एक्सरसाइज करी करवाइए, और जाइए कमेंट लिखिए। और जितना लिखेंगे आपके दिमाग में उतनी ही चीजें क्लियर होती जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू बेटा, लव यू ऑल।